ये आय अर्थात नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार उत्पादन की किसी एक इकाई की वास्तविक उत्पत्ति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसी प्रकार किसी देश में उत्पादन की सभी इकाइयों की वास्तविक उत्पत्ति को जोड़कर उस देश की संपूर्ण वास्तविक उत्पत्ति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। अर्थशास्त्र में इसी कुल उत्पत्ति को राष्ट्रीय लाभांश या आय कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय का संबंध किसी राष्ट्र की संपूर्ण वास्तविक आय से है। राष्ट्रीय आय की धारणा का अर्थशास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय उन वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह से है जो किसी राष्ट्र को एक वर्ष के दौरान उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय लाभांश उत्पादन की मात्रा को व्यक्त करने वाला दो वैकल्पिक शब्द है। मार्शल के अनुसार किसी देश की पूंजी एवं श्रम का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, जिसमें भौतिक तथा अभौतिक पदार्थ एवं सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित रहती है। इस संपूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति को देश की वास्तविक वार्षिक आय या वार्षिक राजस्व या राष्ट्रीय आय कहते हैं। मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। इसके अनुसार देश के सभी व्यवसायों की शुद्ध आय का कुल योग राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश होता है। तात्पर्य यह है कि कुल उत्पत्ति में से अचल पूंजी की घिसावट तथा चल पूंजी का प्रतिस्थापन व्यय आदि निकालने के बाद जो भी शेष बचता है वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। मार्शल के परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं की भी गणना की जाती है। इसी प्रकार यदि देशवासियों की कुल पूंजी विदेशों में विभाजित है तो इस बात पर प्राप्त ब्याज की रकम को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। इसी समस्त शुद्ध आय अथवा राष्ट्रीय आय में से उत्पादन के साधनों को उनका हिस्सा मिलता है। राष्ट्रीय आय बढ़ने पर यह हिस्सा बढ़ जाता है तथा राष्ट्रीय आय घटने पर यह घट जाता है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी देश की वस्तुनिष्ठ भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित रहती है, जो मुद्रा के रूप में मापी जा सके। इससे स्पष्ट है कि प्रोफेसर पीगू के अनुसार राष्ट्रीय लाभांश में बहुत सी पार्थिव सेवाएं भी सम्मिलित होती है। इनमें से कुछ वस्तुओं के रूप में होता है और कुछ सेवाएं होती है। सुविधा के लिए वे सभी वस्तुएं तथा सेवाएं कही जाती है। इस प्रकार पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें मुद्रा के द्वारा मापा जा सके, यानी जिसका विनिमय किया जा सके। दूसरी ओर जिन वस्तुओं और सेवाओं को मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता उन्हें राष्ट्रीय आय के अंतर्गत नहीं रखा जाता। अतः पीगू के अनुसार मनुष्य की सेवाएं जो वह स्वयं के लिए करता है या अपने परिवार के लिए निःशुल्क संपन्न करता है अथवा अपनी निजी वस्तुएं जैसे कुर्सी, टेबल आदि या सार्वजनिक संपत्ति जैसे नदी, नाले, पुल इत्यादि से प्राप्त लाभांश को राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता। कारण यह है कि इन वस्तुओं तथा सेवाओं का मुद्रा के द्वारा विनिमय नहीं होता। पीगू ने इस संबंध में एक उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति एक नौकरानी को घर का काम काज करने के लिए वेतन पर रखता है। नौकरानी का यह वेतन राष्ट्रीय आय का एक अंश है, किंतु यदि वह व्यक्ति उसी नौकरानी से शादी कर लेगा तो वह राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने नौकरानी की सेवाओं के लिए अब कोई वेतन नहीं देना पड़ेगा। प्रमुख विशेषता द्रव्य के मापदंड का उपयोग है।
द्रव्य के मापदंड के उपयोग के द्वारा पिगू ने आय के विचार को अत्यधिक निश्चित एवं उपयोग बना दिया है। इस प्रकार मार्शल की परिभाषा में जो प्रधान त्रुटि थी उसे पिगू ने दूर करने का प्रयास किया है। किंतु प्रश्न यह है कि क्या केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं जिनका की मुद्रा द्वारा क्रय विक्रय होता है को लेने से ही वास्तविक राष्ट्रीय आय का पता लगाया जा सकता है? वस्तुतः बहुत ही विशेष परिस्थितियों में जहां देश के समस्त उत्पादन का विनिमय होता है के अतिरिक्त पिगू द्वारा वास्तविक राष्ट्रीय आय में अंतर होगा। प्रोफेसर फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वास्तविक तथा शुद्ध संपत्ति का वह अंश है जिसका उसी वर्ष प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। फिशर की परिभाषा अधिक तार्किक अवश्य जान पड़ती है क्योंकि उन्होंने उत्पादन की जगह उपभोग का राष्ट्रीय आय का मापदंड माना है। फिशर के शब्दों में राष्ट्रीय आय में केवल वे ही सेवाएं सम्मिलित की जाती है जो कि अंतिम रूप से उपभोक्ता को प्राप्त होती है, चाहे वे सेवाएं उन्हें भौतिक अथवा मानवीय वातावरण से ही क्यों न प्राप्त हो। इस प्रकार पियानो अथवा बड़ा कोट जो मेरे लिए तैयार किया गया है इस वर्ष की आय का हिस्सा नहीं है वरन वह केवल पूंजी में वृद्धि है। केवल इनके द्वारा इस वर्ष में संपन्न सेवाएं ही आय है। अतएव फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय संपूर्ण उत्पादन की मात्रा नहीं वरन यह एक वर्ष के वास्तविक उत्पादन का वह अंश है जो उस वर्ष में वास्तव में उपभोग की जाती है। राष्ट्रीय आय की आधुनिक परिभाषा केन्स ने राष्ट्रीय आय संबंधी अपने विचार में राष्ट्रीय आय की गणना की विधि को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इनकी राष्ट्रीय आय की परिभाषा इनके रोजगार सिद्धांत पर आधारित है। केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में संपूर्ण रोजगार प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। केन्स कुल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय नहीं मानते। केन्स ने राष्ट्रीय आय के गणना का एक पृथक तरीका प्रस्तुत किया है। इनके मतानुसार राष्ट्रीय आय देश की संपूर्ण बिक्री की राशि में से लागतों को घटाकर प्राप्त की जाती है। जब श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जाता है अर्थात दूसरे शब्दों में अर्थव्यवस्था में जब मशीनों का प्रयोग किया जाता है तब उनका मूल्य निरंतर घटता है जिसे मूल्य ह्रास कहते हैं। जब कुल उत्पाद में से इस प्रकार के मूल्य ह्रास को घटा दिया जाए तो हमें शुद्ध राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाता है। जैसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पादन घटाओ मूल्य ह्रास। कुल मूल्य ह्रास बराबर मशीन में लगने पर मूल्य ह्रास प्लस मशीन के प्रयोग नहीं होने पर मूल्य ह्रास। केन्स के अनुसार किसी पूंजीगत राष्ट्रीय साधन का प्रयोग न किए जाने की अपेक्षा उसको जो है ना बिस्कुट खरीद के दीजिए, पार्ले जी खरीद के दीजिए दुकान में। किसी पूंजीगत साधन का प्रयोग न किए जाने पार्ले जी खरीद के दीजिएगा अपेक्षा प्रयोग किए जाने से उसके मूल्य में जो गिरावट आती है उसे प्रयोग लागत कहा जाता है। डिलार्ड के अनुसार किसी पूंजीगत साधन को प्रयोग करने से जो मूल्य में कमी होती है उसे प्रयोग मूल्य कहा जाता है। कुंटज के अनुसार राष्ट्रीय आय वस्तुओं तथा सेवाओं का वह विशुद्ध उत्पादन है जो देश की उत्पादन प्रणाली द्वारा वर्ष में प्रवाहित होकर अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचाता है अथवा देश के पूंजीगत कोष में वृद्धि करता है। भारत की राष्ट्रीय आय समिति 1951 द्वारा प्रस्तुत परिभाषा किसी देश की राष्ट्रीय आय को 4 रुपये दिए थे समयावधि में
एवं सेवाओं को उत्पादित मात्रा से मापते हैं, जिसे दोहरा गणना नहीं की जाती है। राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणा सकल कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 2. विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम। व्यक्तिगत आय या व्यक्तिगत आय पर्सनल इनकम। व्यय योग्य या व्यक्तिगत आय डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम। इसके अलावे राष्ट्रीय आय की गणना की 5 विधियां हैं। उत्पत्ति गणना पद्धति सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड। आय गणना पद्धति सेंसस ऑफ इनकम मेथड। व्यवसायिक गणना पद्धति सेंसस ऑफ ऑक्यूपेशन मेथड। व्यय विनियोग एवं बचत प्रणाली। और लास्ट है सामाजिक लेखांकन विधि सोशल अकाउंटिंग मेथड। इस तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयां हैं। नंबर 1 आंकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई। नंबर 2 दोहरा गणना की कठिनाई। नंबर 3 वस्तु विनियोग प्रणाली का प्रचलन। नंबर 4 आय के संबंध में समुचित जानकारी का अभाव। नंबर 5 मूल्य तल में वृद्धि। इसके अलावा राष्ट्रीय आय एक बहुत ही व्यापक शब्द है। प्रोफेसर पिगू ने 2 प्रकार के कल्याण सकल कल्याण सकल और कल्याण तथा आर्थिक कल्याण की चर्चा की है। इसमें से सकल कल्याण बहुत ही व्यापक शब्द है। आर्थिक कल्याण इसका केवल एक अंश मात्र होता है। आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड के अंतर्गत लाया जा सके। राष्ट्रीय आय तथा आर्थिक कल्याण में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन की आर्थिक कल्याण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय के परिणाम तथा इसके वितरण की प्रणाली में परिवर्तन का आर्थिक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। साधारणतया राष्ट्रीय आय के परिणाम में वृद्धि से आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है तथा कमी से आर्थिक कल्याण में भी कमी होती है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से लोग अधिक उपभोग की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, इनके अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इस प्रकार आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। किंतु ऐसा तभी होता है जबकि राष्ट्रीय आय की मात्रा में वृद्धि के साथ साथ साधनों को प्राप्त आय में कोई कमी नहीं होती। साथ ही जनसंख्या में भी राष्ट्रीय आय की अपेक्षा कम ही गति से वृद्धि होनी चाहिए। जनसंख्या में राष्ट्रीय आय की अपेक्षा अधिक तेजी से वृद्धि होने के प्रति व्यक्ति आय कम होगी तथा प्रति व्यक्ति संतोष की मात्रा में निश्चित रूप से कमी होगी। राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन का भी आर्थिक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। साधारणतया यदि राष्ट्रीय आय के वितरण की प्रणाली में इस प्रकार के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हस्तांतरण निर्धनों के पक्ष में होता है तो इससे आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। इसके विपरीत इनके विपक्ष में परिवर्तन से आर्थिक कल्याण में कमी होती है। यही कारण है कि आजकल सभी कल्याणकारी राज्यों राष्ट्रीय आय के वितरण की विषमता को यथासंभव कम करने का प्रयास किया जा रहा है। स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण से बहुत घनिष्ठ संबंध है। ओके।